इसी धातु की बदौलत आज की दुनिया चलती है। जरा इसके बिना जीने की सोचिए। कारें न घर, गैजेट्स न बिजली, हमारी जिंदगियां इसी अद्भुत चीज के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन इसका एक डर्टी सीक्रेट है जिस पर कोई बात नहीं करता। स्टील उद्योग दुनिया में 8% ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। और कमाल देखिए, हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए और बहुत सारा स्टील चाहिए। तो स्टील को ग्रीन कैसे बनाएं? इंडस्ट्री के पसंदीदा समाधानों में क्या गड़बड़ी है? दो वजहों से स्टील निर्माण की प्रक्रिया गंदी मानी जाती है। पहली तो लौह अयस्क को शुद्ध करने की है। उसे कोयले की आग पर गर्म कर या बड़ी भट्टियों में कोकिंग कोल के साथ मिक्स कर चट्टान से शुद्ध लोहा निकाला जा सकता है। लौह अयस्क में मौजूद ऑक्सीजन अणु कोयले के कार्बन अणुओं से जा मिलते हैं। बाकी जो बचता है वो प्योर आयरन होता है। उसे रिड्यूस्ड आयरन कहते हैं। बहुत सारी CO2 भी बच जाती है। स्टील निर्माण में दूसरी खराबी यह है कि इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए। ये अधिकांश ऊर्जा कोयला जलाकर मिलती है। तो स्टील निर्माताओं को अभी क्या करना चाहिए? Hydrogen. Hydrogen. Hydrogen? Take hydrogen. The wonders of hydrogen. हाइड्रोजन एक गैस और ईंधन है जो अक्षय ऊर्जा के साथ कमोबेश साफ ढंग से तैयार की जा सकती है। अगर लौह अयस्क को हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस किया जाए तो ऑक्सीजन के अणु CO2 बनाने के लिए कार्बन अणुओं के साथ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि हाइड्रोजन के अणुओं के साथ मिलकर H2O बना देते हैं। इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती ये है कि आपको एक नया प्रोडक्शन प्रोसेस चाहिए, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 के बजाय आपके पास पानी है। इस तरह हम स्टील निर्माण की प्रक्रिया को क्लाइमेट न्यूट्रल बना सकते हैं। दूसरा कदम है शुद्ध हुए लोहे को एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में डालना। ये उपकरण बेकार स्टील या रिड्यूस्ड आयरन को बिजली के तेज प्रवाह से गला देते हैं और लिक्विड स्टील बन जाता है। आदर्श रूप से ये उपकरण अक्षय ऊर्जा से तैयार बिजली से चलते हैं। स्वीडन की स्टील कंपनी SSAB ने भी यही किया। कार निर्माता वोल्वो को दुनिया के पहले जीवाश्म मुक्त स्टील की पहली खेप पहुंचाई गई। यूरोपीय स्टील कंपनियां इसे भविष्य बताती हैं। उनका जोर हाइड्रोजन पर है। इसे बनाने में लागत ज्यादा आ रही है, लेकिन अगर गैस कीमतें ऊंची बनी रहीं और कार्बन टैक्स बढ़े तो इधर रुक करना ही बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन के इस्तेमाल से स्टील ग्रीन नहीं हो जाता। ये बहुत सारी तहों वाली प्रक्रिया है। ये प्याज की तरह है। केटलिन स्वालेक अमेरिका स्थित NGO ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर में स्टील एनालिस्ट हैं। पहली परत ये सुनिश्चित करने की है कि आपकी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की यूनिट पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चल रही है। ये भी सुनिश्चित करना है कि डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्लांट में रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन ये काफी नहीं है। ये भी देखना होगा कि 100% हरित अक्षय ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए ही हाइड्रोजन तैयार की जा रही है। तो वक्त हाइड्रोजन का है ना? लेकिन एक पेंच है। आपको बहुत ज्यादा हाइड्रोजन चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा। यूरोपीय संघ में हाइड्रोजन से ही स्टील बनाने के लिए करीब 60 लाख टन गैस चाहिए। स्टील इंडस्ट्री की हाइड्रोजन जरूरतों को पूरा करने के लिए EU में आज जितनी पवन चक्कियां हैं, कमोबेश उतनी ही और चाहिए होंगी। ये नामुमकिन तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं। एक बड़ी चुनौती ये है कि हम ये हाइड्रोजन उत्पादन ठिकाने बनाएंगे कहाँ। ये ऐसी जगहों पर बनने चाहिए जहाँ अक्षय ऊर्जा क्षमता हो। अभी तक समस्या ये है, बहुत से स्टील निर्माता इलाकों में ये क्षमता नहीं है, या कम से कम हाल फिलहाल वैसी क्षमता हासिल करने का उनका इरादा भी नहीं। कहीं और से पाइप या जहाज से ग्रीन हाइड्रोजन लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। यानी हाइड्रोजन अकेला समाधान नहीं। समस्या से निपटने का एक ताकतवर तरीका है रिसाइकलिंग। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन स्टील दुनिया में सबसे ज्यादा रिसाइकिल होने वाली सामग्रियों में से है। आज 1/4 स्टील रिसाइकिल किए हुए स्टील कबाड़ से बनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लौह अयस्क को प्यूरिफाई करने का पहला कदम खासा महंगा है। पुराने स्टील को गलाना कहीं सस्ता पड़ता है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। हर बार जब आप स्टील को प्रोसेस करते हैं तब तांबे या निकल जैसी अशुद्धियां घुल जाती हैं और धातु को कमजोर करती हैं। मतलब आप उसे हमेशा रिसाइकिल नहीं कर सकते। तीसरा समाधान है ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल, लेकिन उसमें भी उत्सर्जन को हवा में मिलने से रोकना होगा।
कार्बन कैप्चर के पक्षधर यही मांग करते हैं। जीवाश्म ईंधन कंपनियां कहती हैं, सिद्धांत सिंपल सा है, प्रदूषण करने वाले पाइप के मुहाने पर एक डिब्बा चिपकाकर CO2 को खींच लिया जाए, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में हो सकता है या उसे भूमिगत स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है। CO2 को रोके रखने की दरें कम और लागत ज़्यादा होती है। फिर जीवाश्म ईंधन उद्योग को CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की आड़ में प्रदूषण फैलाने का बहाना मिल जाता है। लेकिन भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त करने के लिए जानकार हाइड्रोजन के अलावा CCS को भी अहम मानते हैं। स्टील को कार्बन मुक्त करने में हम बहुत पीछे हैं और इसकी वजह है नीतिगत स्तर पर सुस्ती। एबहार्ड पैनो क्लीन एयर टास्क फोर्स से जुड़े हैं। ये उन कुछ पर्यावरणीय संगठनों में से है जो कार्बन कैप्चरिंग में पैसा लगाने की मांग कर रहे हैं। कैप्चर दरों के बारे में या कमर्शियल स्तर पर यह कैसे काम करेगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि स्टील कंपनियों ने अपने उत्सर्जन में दरअसल कटौती नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को उम्मीद है कि जलवायु अनुकूल परिदृश्य में 2050 तक स्टील के आधे उत्पादन में कार्बन कैप्चर होने लगेगा। ये काम कर गया तो हाइड्रोजन दूसरी और प्रक्रियाओं में काम आ सकता है। लेकिन आज हम वाकई नहीं जानते कि CCS आखिरकार स्टील से कितना उत्सर्जन कैप्चर कर सकता है। अगर स्टील कंपनियों में ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल होता रहा और CCS जल्द से जल्द सस्ता या कारगर नहीं हुआ तो वहां लगने वाला कोयला प्रदूषण फैलाता रहेगा। स्टील उत्पादन को बेहतर करने के समाधान तभी कारगर रहेंगे जब नीति निर्माता और कंपनियां अपना पूरा प्रयास करें।